नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, हमारे द्वारा एक ही प्रयास किया जा रहा है, वो ये कि कम समय में आपको अधिकाधिक मैटर दिया जाए, शानदार क्वालिटी से दिया जाए और वो नोट्स बना करके आपको डायरेक्टली दे दिए जाएं, जिनको आप बहुत ही मेहनत के साथ तैयार करते या फिर शायद नहीं कर पाते उस सिलेक्शन के रूप में, क्योंकि बहुत सा प्रयास करने के बाद हम यहाँ पर ये चीज़ ला पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है भौतिक स्वरूप का रेगिस्तान का जो क्षेत्र है, यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है, उसके ऊपर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से समझना है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, उनको पहले देख लेते हैं। मरु, मेरु और माल। देखिएगा, मरु का मतलब है मरुस्थलीय क्षेत्र, मेरु का मतलब है जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये क्या है, मेरु है। तो मरु फिर मेरु, और उसके बाद में तीसरा जो आता है वो माल है। तीसरा क्या है, माल, ये आएगा ये क्षेत्र। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, मरु, मेरु और माल। ठीक है, इन तीनों को क्रम से आप ध्यान में रख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको देखते हैं, और वो टॉपिक क्या है, वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। निश्चित रूप से आप सबको मालूम है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, तैतीस सागर का अवशेष। ये बात हमें अच्छे से समझनी होगी। देखिए, गुजरात के कच्छ से लेकर के, और ये जो पूरा क्षेत्र बनता ना राजस्थान का, उसके बाद में हरियाणा पंजाब का कुछ क्षेत्र हो सकता है कि हम उसे आज की तारीख में मैदानी क्षेत्र में काउंट करते हैं, लेकिन ये ऐसा अनुमान है कि ये पहले क्या था, 33 सागर का, और सीधा हिमालय तक जाता है। फिर हिमालय खुद 33 सागर का हिस्सा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा का सारा क्या माना जाता है, 33 सागर ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भूगोलवेत्ता पूरे प्रमाण के साथ ये बात हमें समझाते हैं और हम मानते हैं इस बात को। ठीक है, तो उसी प्रमाण में से बात निकल करके आती है, और यहाँ पे जो झीलें हैं वो झीलें इस बात को साबित भी करती हैं। ठीक है ना, सांबर है, वो खारे पानी की झील है। तो ये बात इस प्रकार से सांबर के साथ साथ जो भी पश्चिमी राजस्थान की झीलें हैं, ज्यादातर झीलें वो सब क्या है, खारी हैं, और इस बात को प्रमाणित वो कर देती है। इसलिए ये निश्चित रूप से किसका है, 33 सागर का अवशेष है। दूसरी बात, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी इंडिया का तो क्या है, यही डेजर्ट है, यही रेगिस्तान है, इसलिए निश्चित रूप से क्या है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। दूसरी बात, पश्चिमी रेतीली भूमि, ये भी पक्की है, राजस्थान के हिसाब से तो पश्चिमी पड़ता है, तो पश्चिमी रेतीली भूमि है। अब यहां एक शब्द और है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक, अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा। ध्यान से समझना इस बात को। देखिए, राजस्थान के इस साइड में क्या है, अफ्रीका। आगे जाएंगे ना अपन, तो यहां से आगे जाने के बाद पाकिस्तान होते हुए, इराक, ईरान से जाते हुए अफ्रीका तक जाएंगे हम। तो उस अफ्रीकी मरुस्थल, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा, ग्रेट पैलियो आर्कटिक, अफ्रीकी मरुस्थल। उस अफ्रीकी मरुस्थल का नाम है ग्रेट पैलियो आर्कटिक। और उस ग्रेट पैलियो आर्कटिक जो अफ्रीकी मरुस्थल है, उसका ये राजस्थान कौन सा हो गया, पूर्वी हिस्सा हो गया। निश्चित रूप से राजस्थान तो उसके तो पूर्व में पड़ता है, तो ये उसका हो गया पूर्वी हिस्सा। अब तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पश्चिमी जो अफ्रीकी मरुस्थल है उसका राजस्थान क्या है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जो है वो उसी अफ्रीकी मरुस्थल का हिस्सा है। अब बात आती है कि कितना आंक है राजस्थान का, जो ये क्षेत्रफल है वो कितना आंक है। ठीक है, तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर मतलब पूरा सारा आ गया ये। ठीक है ना, जितना राजस्थान में है ना, सारा मरुस्थल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में आ लिया। अब देखते हैं जलवायु कि जलवायु के हिसाब से देखें तो शुष्क है और अत्यधिक विषम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अत्यधिक विषम कैसे है, देखिए 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब एक बात बताओ कि जब हम 0 से 25 और 25 से 50 की जब हम बात करते हैं, तो ये तो हमें पक्का है ना कि राजस्थान में कहीं भी कितनी बरसात हो सकती है। इसका एक कहानी के रूप में, एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि राजस्थान के चूंकि पश्चिमी हिस्से में बरसात कम होती है, तो एक बार बाड़मेर में क्या होता है कि 2-4 साल लगातार बरसात नहीं हुई, तो 5 साल तक, जब 4-5 साल तक नहीं हुई, तो 4-5 साल के जो बच्चे थे ना, वो बरसात के समय, यानी जब बरसात स्टार्ट होने वाली थी उस समय बाहर घूम रहे थे, और जैसे ही बरसात गिरी और वो सब दौड़ करके अपने घरों में आ गए, और उन्होंने कहा कि क्या मालूम क्या आ गया। तो गार्जियंस के बात कही क्या कि बाहर तो बहुत भयंकर स्थिति हो गई, और आसमान से क्या मालूम क्या गिर रहे हैं, पानी की तरह क्या मालूम क्या गिर रहा है।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं थी बरसात। तो राजस्थान तो वो है, ठीक है ना, जहां पर कभी कभार बरसात देखने को मिलती है पश्चिमी हिस्से में। तो इसलिए पूरी क्या है, ये निश्चित रूप से कैसा है, अत्यधिक विषम इलाका है, अत्यधिक विषमता इसमें पाई जाती है। अब हम बात करें मिट्टी की, तो रेतीली बालू है, यहाँ बालू मिट्टी है, रेतीली है, तो रेतीली और बालू मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब हम बात करें इतने क्षेत्र के बाद और इतनी साधारण जानकारियों के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। क्या है कि देखिए, राजस्थान को अगर आबादी और घनत्व के हिसाब से देखें ना, इस पश्चिमी रेगिस्तान को आबादी और घनत्व के हिसाब से देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा घनत्व रखने वाला रेगिस्तान है ये पूरे विश्व में। अगर सारे रेगिस्तानों को देखेंगे ना, तो विश्व के अंदर सभी रेगिस्तानों से सबसे ज्यादा यहां पर क्या रहती है, आबादी और घनत्व रहता है। दूसरी, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की बात करें तो जैव विविधता भी यहां पर बहुत है, मतलब बहुत का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। पेड़ पौधे खूब हैं, तो उसी प्रकार से जीव जंतुओं की मात्रा, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसलिए ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक ऐसा रेगिस्तान है ये कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा के अंदर यहाँ पर बायोडायवर्सिटी यानी जीवों की विविधता पाई जाती है। और जीव विविधता पाई जाने के साथ साथ रुक्ष क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र है, रूखा क्षेत्र। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जैव विविधता, ये प्रश्न ऐसा था कि राजस्थान को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं क्योंकि, ठीक है। फिर उसमें क्या लिखा, पहला ऑप्शन था पेड़ पौधे ज्यादा हैं, दूसरा ऑप्शन है कि ये सूखा और रूखा क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन आया ना, वो ऑप्शन क्या था, जैव विविधता, ये जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। तो उसका सही उत्तर भी यही था। हालांकि दोनों ऊपर वाले सही से दिखते हैं, लेकिन सही उत्तर यही था, जैव विविधता के कारण से क्या कहते हैं, रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है बालू का स्तूप। निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, बालू का स्तूप है। और बालू का स्तूपों की बात करें तो राजस्थान के 3 प्रमुख बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन कौन से, बरखान, पैराबोलिक और रेखीय। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात एक ध्यान रखनी है आपको कि बरखान और पैराबोलिक एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। बरखान जो होता है ना, वो अर्धचंद्राकार है, एक तलवार की तरह मान लीजिए, ठीक है, अर्धचंद्रमा, ठीक है, इस प्रकार का है। और पैराबोलिक जो है उसके जस्ट उल्टा, जैसे ऐसे क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार की आकृति लिए हुए तो कौन सा है, ये बरखान, ऐसी आकृति। और अब इस प्रकार की आकृति उल्टी, ऐसे आकृति अगर देखें तो वो कौन होगा, पैराबोलिक, उल्टी, ठीक है, उल्टी आकृति बोल सकते हैं, मतलब जस्ट विपरीत। अब एक बड़ी बात सुनना, राजस्थान में ज्यादातर फेमस नाम कौन सा है, बरखान, लेकिन वास्तव में अगर देखें ना तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार के बालू का स्तूप है, पैराबोलिक प्रकार के राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक बात और सुनिए कि जो बरखान है ना, वो कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बताया मैंने आपको ऐसे। अब इसके बीच की, यानी ये हो गया आधा चंद्रमा, और इसके बीच में जो जगह हो गई ना, इसके बीच में, इस जगह क्या बोलेंगे, गारो, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गारो कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि देखिए जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, यहां से लेकर के यहां से यहां तक का जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल, ये तो सूखा है, इसे शुष्क बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये ऐसे, ये ऊपर वाला और इधर ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करें सबसे पहले, अगर हम बात यहां से नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं, यहां लिखा हुआ है बांगड़ प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश, ठीक है, शेखावाटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र भी इसे बोलते हैं। तो देखिए बांगड़ प्रदेश में चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी पूरा आ गया। नागौर का क्षेत्र इसके अंदर कुछ हद तक है, थोड़ा सा जो शेखावाटी बेल्ट से जुड़ा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो अंतः प्रवाह है। जैसे हम शेखावाटी से नागौर की तरफ जाते हैं, इधर इस साइड में नागौर की तरफ, तो इसमें अंतः प्रवाह इतना ज्यादा है कि साधारणतः जमीन को खोद करके, और यहां थोड़ा सा जमीन खोदते हैं और खोदते ही पानी आता है। अब पानी आते क्या, पानी आ गया तो कुआं हो गया ना, निश्चित रूप से पानी आ गया तो क्या है, कुआं है। अब उस कुएं को वहां के लोग जोहड़ बोलते हैं। अब निश्चित रूप से थोड़ा सा खोदा हुआ पानी क्या है, जोहड़ ही है, बहुत गहरा कुआं तो नहीं है, तो उसे वहां की लोकल भाषा में क्या बोल देते हैं, जोहड़। अब वहां पर देखो है तो ये विशेष रूप से कहाँ, ये नागौर वाला तो इस तरह सीकर से लेकर नागौर की तरफ जाते हैं, तो उस हिस्से में है ज्यादातर। तो लेकिन फिर भी ये शेखावाटी में ही पूरी तरह काउंट कर लिया जाता है। तो एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया गया, रास्ता में इसमें आया था ये प्रश्न, क्या कि शेखावाटी के अंदर जो छोटे या कम गहरे कुएं जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
तो उन्हें जोहड़ कहते हैं। ठीक है ना, साधारण सी कोई मतलब अगर वास्तव में अगर मैं बताऊं ना, शेखावाटी अंचल के रहने वाले 50% लोग भी नहीं जानते थे उस समय इस बात को। ठीक है ना, अब तो किताबों में आ गया, क्योंकि इस पूरे एरिया में ऐसा नहीं कहते, कुछ ही क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, शेखावाटी अंतः प्रवाह का जो क्षेत्र है उसमें कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है, और घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बीड़ कहते हैं। ये ध्यान रखना, बीड़ और बीहड़ में अंतर है, ये ध्यान रखना। शेखावाटी में जो घास के मैदानों ने बीड़ कहते हैं, और सवाई माधोपुर में जो चंबल की घाटी के अंदर जो है ना, वहां पर जो दुनिया भर के जो जंगल है उन जंगलों को बीहड़ कहते हैं। ये थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। घग्गर का मैदान, तो निश्चित रूप से घग्गर का मैदान ये है ही, घग्गर नदी का मैदान है तो घग्गर का मैदान होगा। ये भी किस में आएगा, ये भी जो क्षेत्र है ये किस में आएगा, ये आएगा एक तरह से अर्ध शुष्क में, क्योंकि घग्गर नदी आ गई और घग्गर नदी है तो सूखा तो पूरा नहीं हो सकता, ये आधा सूखा है तो अर्ध शुष्क में ही हम इसे काउंट कर लेंगे। फिर दूसरा जो है घग्गर का हो गया, पहला हो गया अपना शेखावाटी, दूसरा घग्गर। अब तीसरा आता है नागौरी उच्च भूमि। अब यहां ही बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है। नागौर जो है ना, इस नागौर की भूमि भी उठी हुई है तो इसलिए इसे नागौरी उच्च भूमि भी कहते हैं। दूसरी बात इसमें एक इंटरेस्टिंग और भी है, क्या इसे कुबड़पट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके भी दो रीजन बताए जाते हैं। एक तो ये नागौरी उच्च भूमि है, मतलब उठी हुई है, राजस्थान के अंदर ये ऐसी भूमि है जो थोड़ी औसतन अन्य राज्यों से अन्य जो जिले हैं उनसे थोड़ी सी क्या है, ऊपर उठी हुई है। तो एक तो बेसिक कारण तो ये है, लेकिन साथ ही एक इंटरेस्टिंग रीजन और बताया जाता है, और वो ये है कि अजमेर से नागौर के बीच के अंदर जो है ना, यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी है। कैसा पानी है, फ्लोराइड युक्त। और उस फ्लोराइड युक्त पानी को पीने से जो है वो जो सामान्य जो जन है उनकी कुबड़ निकल जाती है। ठीक है ना, कमर जो है वो बाहर निकल जाती है, कुबड़ निकल जाती है, इसलिए भी इसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। तो दोनों ही एक भौगोलिक रीजन है और एक चलाऊ रीजन है। अब आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें क्या है। ठीक है, तो ये दोनों ही किताबों में लिखे हुए हैं। दूसरा, आगे हम चलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। ये बड़ा ध्यान रखने की चीज है। देखिए, गोडवाड़ प्रदेश मुख्य रूप से तो क्या है कि ये जो पाली है ना, इस पाली का जो नाली इलाका है, तो नाली पाली से लेकर के और आहोर जालोर तक, जालोर का एक क्षेत्र है आहोर, तो नाली पाली से आहोर जालोर तक का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से तो ये है गोडवाड़। ठीक है, लेकिन बहुत से जो भूगोलवेत्ता हैं वो ये मानते हैं कि जो लूणी नदी है ना, अजमेर से निकलती है, ये पूरी जो है वो जहां जहां बहती है, इस पूरे एरिया में जहां जहां यहां से निकलेगी और इस पूरे एरिया में जहां जहां बहती है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा पूरा का पूरा जो है वो गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है, और इसे जो है वो लूणी बेसिन के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो ठीक है, हम इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, आहोर जालोर से नाली पाली तक का क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली एक महत्वपूर्ण चीज है फ्री एटोफाइट। ये बड़ा ही एक कंसेप्ट है। फ्री यानी एकदम फ्री, और एटोफाइट यानी पूरी बिना फाइट की जाती है। अब क्या चीज है, देखिए इस रेगिस्तान में क्या है कि यहाँ पर मिट्टी के कण है मोटे, और मोटे मिट्टी के कण होने के कारण से क्या है कि काफी जगह है, और जगह होने से जब जैसे किसी पेड़ की जड़ जो होती है ना, वो जड़ आसानी से धरती की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी कठोर नहीं है, मोटे कण है तो कठोर मिट्टी नहीं है, खुली मिट्टी है, तो निश्चित रूप से जड़ क्या जाएगी, ज्यादा गहराई पे जाएगी। और कई कई जड़ें तो जो है वो 20 से 30 फीट की गहराई तक चली जाती है, जिससे मूसला जड़ के नाम से कहते हैं। ऐसी भी जड़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद आती है प्लाया झील। प्लाया झील क्या है? प्लाया झील की जब हम बात करें तो ये खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती हैं, इन्हें प्लाया झील कहते हैं। ये धरती पर कहीं भी हो, सभी जगह खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती हैं उन्हें प्लाया झील कहते हैं। और राजस्थान के जिस रेगिस्तानी क्षेत्र में भी ऐसी कई झीलें हैं। और मैंने भी बताया आपको, राजस्थान 33 सागर का हिस्सा है, जहां भी खड्डा रह गया वहां जो झील बनी वो झील खारे पानी की बनी, बड़ी बनी, और इसलिए वो झील क्या हो गई, प्लाया झील के रूप में डेवलप हो गई। तो दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो थी, अब यहां एक बात और समझनी थी, उसको ध्यान से देखिएगा, वो ये कि इसमें शुष्क और अर्धशुष्क का जो कंसेप्ट है वो कितना है। देखिए 25 सेंटीमीटर तक तो क्या है, ये है शुष्क, और 25 से 50 अर्धशुष्क। और दूसरी बड़ी बात, इसका जो क्षेत्रफल और जनसंख्या है, ध्यान से सुनना, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रह गई, और वो ये कि 61.11% जो है ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है।
और उस पे जो जनसंख्या है वो कितनी परसेंट रहती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। ये एक फैक्टर आपको याद यहीं पे रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। 61% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें पॉइंट 11 भी याद रखना भाई, एक बार एक एग्जाम में 61 भी दे दिया, 61.11 भी दे दिया, क्योंकि जमीन तो जमीन है, ठीक है, इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही एक चीज और इसमें ऐड रख सकते हैं कि इसमें लगभग 12 जिले इसमें काउंटेबल होते हैं। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 12 जिले, ठीक है ना, जिलों की संख्या कितनी इसमें 12 है, ठीक है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण है, होने को तो अरावली है, लेकिन अरावली को समझने से पहले मेरा मानना है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, मैदान, क्योंकि मैदान पढ़ने के बाद ये जो क्षेत्र है ना, उधर वाला और इधर वाला, ये कंप्लीटली समझने के बाद हम समझ जाएंगे कि बीच में कौन सा एरिया आ गया। ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, मेरा ये मानना है। अब हम बात करें कि पूर्वी मैदान जो है उसमें प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो देखिए, एक तो आजकल जो प्रश्नों की बढ़िया कैटेगरी चालू हुई है वो क्या है, वो ये कि जिले पूछते हैं कि ये जिला प्रमुखतः किस में आएगा, ये रेगिस्तान में आएगा या अरावली में आएगा या पठार में आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन इस क्षेत्र में ज़्यादा दिक्कत आती है जहाँ पर ये तीनों कमांड मिलते हैं, कौन, अरावली, मैदान और पठार। यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और क्वेश्चन गलत होने की संभावना रह जाती है। इसलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेगा, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मैदान की तरफ, ठीक। पहले इसमें जिले याद करेंगे, अपन ध्यान से समझेंगे, याद तो हो जाएगा, समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए सबसे पहले भरतपुर। देखिए भरतपुर पूरा किस में आ रहा है, मैदान में। ये मैंने मैप बनाया है, इसमें ये जो क्षेत्र है ना, ये नीचे हाड़ौती है और ये जो डॉट दिख रही है ना आपको, इस डॉट के इस साइड में ये अरावली का हिस्सा है, क्लियर। चलिए, तो भरतपुर किस में आता है, पूरा पूरा मैदान में आ रहा है। अब इसके बाद पूरा पूरा देखो दौसा, ये पूरा मैदान में आ रहा है। फिर टोंक और सवाई माधोपुर, ये भी पूरे पूरे कहाँ आएंगे, मैदान में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, वो आगे जो क्षेत्र है ना, वो लगभग सारे क्या हैं, वो आधे अरावली में और आधे मैदान में आ रहे हैं। तो अब हमें समझना होगा कि वो कौन से हैं। देखिए सबसे पहले अलवर, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अलवर का ये हिस्सा जो है वो अरावली में पड़ता है और नीचे वाला हिस्सा मैदान में। फिर जयपुर, जयपुर में ऊपर वाला हिस्सा अरावली में, नीचे वाला मैदान में। फिर हम चलते हैं अजमेर में, अजमेर में भी अरावली है और मैदान है। फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कुछ हिस्सा अरावली का और बाकी मैदान का। फिर चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कुछ हद तक अरावली का और कुछ हद तक क्या आएगा, मैदानी हिस्सा आता है। अब हम इसको अच्छे से समझे तो यहाँ से हम कुछ फैक्ट्स लेकर के आते हैं जो हमें अच्छे से याद रखने पड़ेंगे और रट के रखने पड़ेंगे, बड़ी मजबूती से आपको इनको तैयार रखना पड़ेगा। इनमें से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और विशेष रूप से जो ये दो फैक्ट है ना ऊपर वाले, ये ज़्यादा विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से याद रखना। देखिए 23% क्षेत्रफल पे 39% जनसंख्या निवास करती है। एक बात समझ लीजिए, जब भी आपको 2 और 3 का आंकड़ा दिखाई देना, 2-3 का आंकड़ा लगभग, तो ये सब मान लीजिए कि ये मैदानी क्षेत्र का ही है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या जो है वो ज़्यादा रहती है और निश्चित रूप से ज़्यादा रहेगी। इसका रीज़न क्या है कि जनसंख्या ज़्यादा होने का सबसे बड़ा रीज़न जो ये है कि ये मैदान है और मैदान में जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। क्योंकि देखिए अरावली के अंदर कुछ से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, वहाँ पर जीवन इतना सहज नहीं है। इसी प्रकार से जीवन सहज रेगिस्तान में भी नहीं है, पठारों में भी नहीं है, तो निश्चित रूप से मैदान में सहज है। मैदानों के अंदर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, उद्योग धंधों का विकास कर सकता है, हर प्रकार का डेवलपमेंट संभव है। इसलिए मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा ही रहती है, 23% पे 39% जनसंख्या निवास करती है। अब हम देखते हैं इसमें वर्षा, और वर्षा का बड़ा कंसेप्ट यहाँ है। कैसे, देखिए जब हम बंगाल की खाड़ी की तरफ से आते हैं ना, बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून आता है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी मानसून है, और वो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो इधर से आती है। तो बंगाल की खाड़ी से टकराती हुई यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से टकरा करके और फिर जब उत्तर भारत में घूमती हुई जब ये बरसात राजस्थान पहुँचती है, तो राजस्थान में जब जैसे ये पहुँचती है तो ये पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से अच्छा लाभ उसका उठा पाता है, बहुत अच्छा लाभ इसका उठाएगा। अब इसमें ये जरूर है कि जो पठारी जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसमें इससे भी कुछ ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन इसमें कितनी 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। निश्चित रूप से अच्छी वर्षा होती है किसमें, पूर्वी मैदान में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। अब दूसरी जलवायु,
तो इतनी बरसात अगर यहाँ होती है तो जलवायु निश्चित रूप से कैसी होगी, आर्द्र होगी। और मैंने एक बात कही आपको कि ये पठारी क्षेत्र में 80 से भी ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ अति आर्द्र होगी। तो अति आर्द्र से तो पहले की होगी, तो ये क्या हुई, आर्द्र। मिट्टी कैसी होगी, जब इतनी बरसात, इतनी नदियाँ कितनी हैं यहाँ पर, ये सब होंगे तो निश्चित रूप से मिट्टी में क्या होगी, जल धारण करने की क्षमता होगी, मतलब जलोढ़ होगी, जल को ओढ़ेगी, ये जल को ज़्यादा प्राप्त करेगी। तो ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण हिस्से की, वो है इसके पार्ट, इसके भाग। तो 4 नदियों के अकॉर्डिंग हम इसके 4 भाग करेंगे, ठीक है। पहली चीज चंबल का मैदान। तो देखिए चंबल का मैदान, चंबल नदी किनारे किनारे जब हम चलते हैं तो इस हिस्से के अंदर जो है वो क्या है, मैदान, चंबल का मैदान है। चंबल नदी से बना हुआ क्या है, मैदान है। इसी प्रकार दूसरा माही, तो नीचे जो मेवाड़ में मैदान बनता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र में जो 56 का मैदान कहा जाता है, ये मैदान जो है वो माही का मैदान हो गया। तो माही का मैदान, चंबल का मैदान। इसी प्रकार अजमेर से जब हम चलते हैं तो अजमेर और टोंक में बनास का मैदान हो गया, तो ये बीच वाला क्या हो गया, बनास का मैदान हो गया। फिर ऊपर की तरफ चले तो ये बाणगंगा का मैदान है, जयपुर से बाणगंगा नदी निकलती है बैराट की पहाड़ी से, तो यहाँ से पूरा पूर्वी मैदान लगभग किससे बन गया, बाणगंगा से। तो ये पूरा जो क्षेत्र है मैदानों का वो 4 नदियों से डेवलप हुआ। कौन कौन सी, चंबल, माही, फिर उसके बाद बनास और उसके बाद में बाणगंगा। ये 4 प्रमुख नदियां हैं जिनसे अच्छा डेवलप ये एरिया हो गया। अब उसके बाद में उसके 2 उपनाम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका जो ऊपरी क्षेत्र है, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि राजस्थान के पूर्वी मैदान का उत्तरी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ये मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। किस नाम से जाना जाता है, मालपुरा करौली का। और नीचे वाला जो है इसे मेवाड़ का मैदान कहते हैं। वह है दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार, या फिर राजस्थान में बोला जाता है इसे लावा का पठार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है, समझने का मामला है। अगर समझ में आ गया तो इसमें से प्रश्न गलत नहीं होगा। फैक्ट तो रट लेंगे आप वैसे भी, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि आपको फैक्ट्स याद करवा दूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसकी है वो है इसका कंसेप्ट। अगर ये समझ में आ गया तो पक्का समझ लीजिए इसमें से आपका प्रश्न सही होगा। चलिए आने वाले 5-7 मिनट में इसे शानदार समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, राजस्थान के अंदर ये जो क्षेत्र है जो आपको बहुत ही डार्क रूप में दिखाया गया है, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर का एक छोटा सा हिस्सा है, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ और ये चित्तौड़ का कुछ छोटा मोटा हिस्सा, भीलवाड़ा का एक थोड़ा सा हिस्सा, ये सारा एरिया जो आपके सामने रखा गया है, ये पूरा पठारी क्षेत्र के अंदर दक्षिणी और पूर्वी पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब बात इसमें यह है विद्यार्थियों कि ये जो लावा का पठार है ये बना कैसे, बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये पठार बन गया और ये यहाँ अरावली है और यहाँ पठार भी आ गया, ठीक है। अरावली के पास तो पहाड़ पर्वत थे तो पर्वत चल सकते थे, क्या रीजन हुआ कि ये बन गया। बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि ऐसा क्या रीजन था कि ये पठार बना और राजस्थान में इसी जगह पठार है। ध्यान से समझना। देखिए अरावली दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है, आपने पढ़ा होगा, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला और उनका निर्माण हुआ ज्वालामुखी से, वहां से निकला लावा। अब वो लावा निकल करके और वो आता है राजस्थान की तरफ। अब इधर जब आता है तो यहाँ कौन आ गई, अरावली। अब इधर अरावली और इधर भी पर्वत श्रृंखला, तो इधर से जब वो लावा निकल करके आया, आखिरी स्टेज इसकी ये थी, यहां तक वो लावा फैला और ये फैल करके राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, यहां जो पठार बना वो उस लावा के कारण से ही निर्मित हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लावा का पठार। इसके पास में लगे हुए क्षेत्र को हम मालवा का पठार भी कहते हैं, क्योंकि वो बाकी जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में है ये मालवा का है, तो वो मालवा का पठार कहलाता है। और राजस्थान में उसे क्या कह देते हैं, एक तरह से हाड़ौती का पठार हम कह देते हैं। अब बात इसकी क्या है कि इस पठार का निर्माण तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी कंडीशन जो है वो ये कि जब इसका निर्माण हुआ तो यानी लावा जब यहाँ पर आया तो यहाँ की वनस्पतियाँ, जीव जंतु ये सब दब गए और दबने के कारण से यहाँ पर बहुत से खनिजों की उत्पत्ति हो गई, यानी यहाँ पे खनिजों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब हम बात करें कि यहाँ जो खनिज बने तो उन खनिजों के कारण से ये पठारी क्षेत्र जो है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण हो गया, या कहें कि बहुत ही संपन्न हो गया, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं वो, इसका निर्माण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बेसाल्ट चट्टानों से अपर्दित, मतलब ये कि यहाँ पर जो चट्टानें थी उन चट्टानों के ऊपर जब लावा आया तो उस लावा का अपर्दन हुआ। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बरसात के कारण से जो चट्टानें थी वो पिघली। तो कुल मिलाकर कौन सी चट्टानें थी जो अपर्दित हुई, ठीक है। अब कुछ विद्वान कहते हैं लावा के कारण से और कुछ विद्वान कहते हैं कि बरसात के कारण से, यानी जो चंबल नदी है उसके कारण से और विभिन्न प्रकार की नदियों के कारण से, जो भी है। लेकिन जो अपर्दन हुआ वो अपर्दन किन चट्टानों का हुआ, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये चट्टानें कौन सी, यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान। दूसरी बात, मिट्टी। मिट्टी ये तय है, जब आप लावा को देखेंगे, लावा जला करके राख ही करेगा और खुद लावा जब ठंडा होगा तो भी दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ मिट्टी कैसी होनी है, काली। तो दूसरी बात ये भी हो गई कि मिट्टी कैसी हो गई, काली। तीसरी बात, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का ध्यान रखना अच्छे से। 6.89% क्षेत्रफल, लगभग 7% हो गया। राजस्थान का लगभग 7% क्षेत्रफल और उस पर लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। 6.89% क्षेत्रफल पर 11% जनसंख्या का निवास, ठीक है। ये अरावली के इस पठारी क्षेत्र के अंदर है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कह सकते में से, लेकिन ये ध्यान रखिए 6% पे 11% जनसंख्या यहाँ पठारों में निवास करती है। अब वर्षा, तो वर्षा के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ 80 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। अब ये सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है पठार, तो ये 80 से 120 सेंटीमीटर, यानी राजस्थान में अत्यार्द्र क्षेत्र। जलवायु कैसी होगी यहाँ की, अत्यार्द्र, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। ये क्षेत्र सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, अत्यार्द्र जलवायु वाला क्षेत्र कहेंगे। और सर्वाधिक खनिज, जो मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पर जो है लावा के कारण से बहुत से जो भी वनस्पतियां थी, जीव जंतु थे, वो दब करके या अन्य प्रकार की धातुएं जो कुछ रही होंगी उन सब का नष्ट होने से किसका निर्माण हुआ, खनिज का निर्माण हो गया। फिर आती है वृहद सीमांत भ्रंश। देखिए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये निश्चित रूप से बाउंड्री बनी है किसकी, अरावली और विंध्याचल के बीच की बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री को हम कहां से तय करें, तो राजस्थान में बाउंड्री बूंदी और सवाईमाधोपुर के आधार पर तय हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आगे फिर अरावली की तरफ हम निकल जाते हैं। तो बूंदी सवाईमाधोपुर का जो क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से क्या है, ये इसकी ग्रेट बाउंड्री है, यानी विंध्याचल, और जो विंध्याचल है वो और ये अरावली, इन दोनों के बीच में ये क्या है, एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक है। इसलिए वृहद सीमांत भ्रंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये ही हाड़ौती का पठार एक तरह से वृहद सीमांत भ्रंश का भी यहाँ पर काम करता है। और साथ ही ये कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो बूंदी सवाईमाधोपुर क्षेत्र में को प्रमुख रूप से हम इसमें काउंट कर लेंगे। राजस्थान का अंतिम बिंदु मैंने इसलिए लिया है, पहले मैंने आपको जो मैदानी क्षेत्र और जो हाड़ौती क्षेत्र है ये पढ़ाया, उसका रीजन भी यही था कि इसके बाद में अरावली आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि अरावली महत्वपूर्ण भी है, इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, इसलिए अंत तक इसको जरूर देख लेना। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर इसको ध्यान से देख लिया तो चूंकि भौतिक प्रदेश में से एक प्रश्न पक्का इसमें से आपके आना है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, अवॉइड तो करना ही नहीं है, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। देखिए अरावली पर्वतमाला, सबसे बड़ी बात इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। अब सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करें तो हमें जानना जरूरी है कि ये जो अरावली है, इसको पहले ध्यान से देखिए कहाँ है। ये देखिए, ये झुंझुनू, अलवर, सीकर, जयपुर का ऊपरी हिस्सा, उसके बाद नागौर का पूर्वी हिस्सा, अजमेर का ये हिस्सा जो उत्तरी हिस्सा, उत्तरी और पश्चिमी बोल सकते हैं इसे, पाली का पूर्वी हिस्सा, राजसमंद पूरी तरह से है, थोड़ा सा भीलवाड़ा का हिस्सा भी है इसमें, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर लगभग पूरे ही हैं, और बांसवाड़ा का उत्तरी हिस्सा। ये कुछ जिलों में ये फैली हुई है और इससे साफ दिखाई भी देता है कि दक्षिणी राजस्थान में बहुत अधिक फैली हुई है, मध्य राजस्थान में सबसे कम फैली हुई है, और फिर उसके बाद में उत्तरी राजस्थान में ये है। एक वीणा की सी आकृति इसके अंदर दिखाई देती है। अब जो इसकी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे हुई, ये उत्पन्न जो है वो कैसे आई। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये कह सकते हैं कि जब पृथ्वी की जो संरचना तैयार हो रही थी, तो निश्चित रूप से आप सबने पढ़ा होगा
तीन क्षेत्र थे, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और तैतीस सागर। उससे पहले की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ से हम शुरू करेंगे। तीन क्षेत्र आप ध्यान रख लीजिए, गोंडवाना, अंगारा लैंड और तैतीस सागर। जब हम ये बात करते हैं कि राजस्थान में अरावली किसका हिस्सा है, तो ये तो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। उसके बाद जब हम दक्षिणी भारत में जाते हैं तो दक्षिण भारत की चोटियाँ, दक्षिण राजस्थान नहीं बोल रहा हूँ मैं, दक्षिण भारत बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण भारत की चोटियाँ जो हैं वो प्रमुखतः कही जाती हैं, जो ज्योग्राफिकल लोग हैं वो कहते हैं कि वो अंगारा लैंड का हिस्सा भी हैं, कुछ हद तक है, सारी तो नहीं है लेकिन कुछ हैं, वहाँ वो अंगारा लैंड का हिस्सा मानेंगे। और जो हिमालय है और रेगिस्तान है ये तैतीस सागर का हिस्सा है। ये भारत में इसके तीन अंश हमें दिखाई, इन तीनों के अंश हमें दिखाई देते हैं। अब बात जो आज हम कर रहे हैं वो है अरावली की। तो अरावली क्या है? अरावली उन तीनों में से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये अच्छे से आप याद रखना है, ज़्यादा बहुत गहराई में नहीं जाना है, प्रश्न की प्रकृति और प्रश्न का उत्तर हमें समझना है। तो सीधा सा प्रश्न यही है कि अरावली किसका हिस्सा था, तीनों में से किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला। अब वलित का मतलब क्या है? देखिए, सबसे प्राचीन है ये बात तो आप निश्चित देख लीजिए, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के समय की है, तो वलित पर्वतमालाओं में क्या है, ये सबसे प्राचीन है। वलित का मतलब होता है जो जिसमें बल पड़ा हुआ हो, वलय यानी बड़, राजस्थानी बोलते हैं ना बड़ पड़ गया इसमें, तो बड़ पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, तो वलय है इसमें। तो सबसे प्राचीनतम है किसमें? वलित पर्वतों में। तो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला के रूप में है। फिर उत्पत्ति की बात करते हैं, यानी अरावली जो है वो उत्पत्ति कब हुई, वो समय कौन सा था जब अरावली की उत्पत्ति हुई? तो एक विद्वान है हेरोन जो विद्वान है उनके अनुसार ये प्री कैम्ब्रियन कल्प में उत्पत्ति हुई। मतलब कि अब ये कल्प, ये ज्योग्राफिकल कल्प है, ये आप इसमें ज़्यादा बहुत गहराई में आपको नहीं जाना, इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम जीके पढ़ रहे हैं, तो जीके के अकॉर्डिंग ही समझना है। तो इसमें क्या है कि कैम्ब्रियन कल्प है, एक ज्योग्राफिकल काल है, ठीक है, ज्योग्राफी में कई काल बनाए गए, उनमें से एक काल जो है वो कैम्ब्रियन कल्प है। और उस कैम्ब्रियन कल्प के समय की चट्टानें यहाँ पर मिली, इसलिए हेरोन ने अरावली की उत्पत्ति कब मानी? प्री कैम्ब्रियन कल्प, मतलब कैम्ब्रियन कल्प से थोड़ा पहले, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन कल्प के समय की क्या है इसकी उत्पत्ति। नेक्स्ट चीज आती है संरचनात्मक दृष्टि से। अगर उत्पत्ति की दृष्टि से हमने बात की तो ठीक है, प्री कैम्ब्रियन है, लेकिन जब संरचनात्मक दृष्टि से बात की जाती है, इसकी जो डिजाइन जो है वो किस प्रकार की है, तो वो है इसकी दहली क्रम की। मतलब ये कि जो दिल्ली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि निश्चित रूप से हमें कहेंगे कि अरावली भी कहाँ से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होकर के, और जो रायलसीमा हिल्स जो है, जो कि जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक अरावली जाती है। लेकिन उसकी जो संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल देखें अपन कि अरावली का स्ट्रक्चर कैसा है, तो दहली क्रम की यानी दिल्ली की जो अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे कुछ हद तक ये मिलती है। तो दहली क्रम की ये क्या है, संरचनात्मक यानी ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसका दहली क्रम का है। तो दो प्रश्न हो गए यहाँ, उत्पत्ति कैसी प्री कैम्ब्रियन कल्प की, और संरचना कैसी दहली क्रम की। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ खनिज भी पाए जाते हैं निश्चित रूप से। देखिए अरावली में और हाड़ौती में ये खनिज का भंडार है, ये पूरा एरिया खनिज का भंडार है। अब यहाँ तो हमने कल बात की थी कि जब हाड़ौती के अंदर जो खनिज उत्पन्न हुए उनका रीजन तो लावा था, क्योंकि लावा ने सब कुछ खत्म किया तो वहाँ खनिज उत्पन्न हो गए। लेकिन अरावली में जो है, अरावली बहुत प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और प्राचीन समय से ही इसके अंदर क्या है, अकूत खनिज इसमें भरे पड़े हैं। अभी काफ़ी उसमें खोज भी हुई है, काफ़ी मिले भी हैं। यहाँ हम दक्षिण राजस्थान की बात करें तो उदयपुर के अंदर, जावर के अंदर जो खाने हैं, शीशा जस्ता की खाने हैं। इसके अलावा भी राजस्थान की जो अधिकांश खाने हैं, जो खनिज है, वो अरावली में या फिर आपको हाड़ौती में ही देखने को मिलते हैं। तो खनिज खूब है इसमें, शीशा जस्ता, तांबा, ये प्रमुख रूप से इसमें पाया जाता है। आगे चलते हैं। कुल लंबाई की जब बात करते हैं, अरावली की जो कुल लंबाई है इसकी जब हम बात करें तो इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। इसको याद कैसे रखेंगे कि ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से यानी गुजरात से 6 बाण चले। कितने बाण चले? 6 बाण। कहाँ? दिल्ली की तरफ, ठीक है। और उन बाणों के ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठ करके चले गए, ऐसे आप याद
रख लेना, ठीक है ना। तो 6 बाण 692, क्योंकि गुजरात से जा रही है और कहाँ जा रही है, दिल्ली की तरफ जा रही है, तो टोटल गुजरात से दिल्ली कितनी है, 692, ठीक। तो 6 बाणों पे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बैठ करके चले गए। अब अगली चीज, राजस्थान में कितनी है इसकी लंबाई, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। अब ये कैसे याद रखोगे, सीधा सा है 550, सीधा तरीका तो यही है कि राजस्थान में 550 है यानी 550 किलोमीटर है, ठीक। लेकिन ये कह सकते हैं कि अरावली का बचपन राजस्थान में ही गुजरा, तो बचपन यानी 55, ठीक है। तो 55 और बचपन और फिर उसके बाद 0 आप याद रख लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख लीजिएगा। तो 692 टोटल है, 550 किलोमीटर राजस्थान में है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कुल जो क्षेत्रफल है कितना है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल क्षेत्रफल है 9%, ठीक। 9% पे जनसंख्या कितनी, 10%, मतलब लगभग बराबर, जितना क्षेत्रफल उतनी जनसंख्या लगभग है, ठीक है। तो 9 पे 10, अरावली में 9 पे 10, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद वर्षा की बात हम करते हैं, तो 50 से 90 सेंटीमीटर, मैंने कहा था अरावली शुरू होते ही 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी खत्म हो गई, मतलब उससे ज़्यादा चलेगी। इससे पहले 50 से कम और अरावली के बाद 50 से ज़्यादा, तो 50 से 90 सेंटीमीटर। जलवायु की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से देखिए, यहाँ अति आर्द्र जलवायु है, ये जो है जो कि मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु है, और इससे जस्ट पहले कौन सी हो गई, उप आर्द्र जलवायु। तो अरावली की जलवायु कैसी हुई, उपाद्र हो गई। उसके बाद हम देखें सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, मैंने भी बताया आपको दक्षिण राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, जिसमें प्रमुखतः कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। और बीच में सबसे कम है, और उसमें प्रमुखतः कहाँ है, अजमेर में। अजमेर में सबसे कम विस्तार है किसका, अरावली का, ठीक है। जो कि अब ऐसा नहीं कि बीकानेर और अजमेर में उत्तर दे दे तो बीकानेर ही आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर अरावली है उन जिलों में से अजमेर में सबसे कम है। लास्ट प्रश्न अपना, औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई है 930 मीटर, ठीक है। 930 मीटर क्या है, अरावली की ऊंचाई है। 9 नहीं है, कितनी, 30, ठीक है। नहीं जा सकते अरावली पर कितने आदमियों से कम, 30 आदमी से कम आपको कभी नहीं जाना चाहिए, कम से कम 30 आदमियों के साथ ही अरावली पर जाना चाहिए। तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, मतलब ये है कि कभी कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। लेकिन अब जो प्रणाली है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान से आप समझेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे अरावली की चोटियों की, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा और यही याद करवा दूंगा, इतना भी निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। गुरु शिखर, गुरु शिखर में कितनी, 1722 मीटर, ये सारे मीटर में होती है। ऊंचाई में से किस में आएगी, मीटर में। लंबाई किस में आएगी, किलोमीटर में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए गुरु शिखर 1722, तो गुरु शिखर जो है वो गुरु के पास कौन गए, जब भी गुरु के पास जाएंगे तो गुरु डांट सकता है, तो खतरा रहता है। 17 यानी खतरा, और 22, ठीक है, 22 यानी बच्ची जो होती है पढ़ने के लिए जो जाती है उसको खतरा रहता है, ठीक है। तो गुरु शिखर 1722। फिर उसके बाद शेर, शेर की जब बात आती है ना, तो शेर की कंडीशन ये है कि अकेला शेर जो होता है ना वो पंचायती कर सकता है, जंगल का राजा है, तो 1 और 5 यानी पंचायती, ठीक। तो अकेला पंचायती कर सकता है कौन, शेर, और उसके सामने सत्य बोलना पड़ता है, सत्य यानी 97, ठीक है। तो 97, 1597 किसकी, शेर की। उसके बाद बात आती है किसकी, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा की जब हम बात करते हैं तो दिलवाड़ा में है 1442, ठीक है। 1442 को कैसे याद रखेंगे कि दिल से अगर एक चौका भी लगाया जाए ना, एक चौका, क्रिकेट खेलते ना तब एक भी चौका लग गया, वो भी किससे, दिल से, तो दिल से एक चौका भी लग जाए तो वो चौका 2 के बराबर होता है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि दिल से एक चौका भी लग गया तो वो चौका किसके बराबर होगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो 1442 किसमें, दिलवाड़ा। अब दिलवाड़ा से 11 मीटर नीचे, 11 मीटर नीचे यानी 1431 मीटर की ऊंचाई, उसके ऊपर क्या है, जरगा पर्वत, ठीक है। जरगा यानी गर्जना करना, ठीक है। तो गर्जना की जब बात आती है तो वो कितनी होगी, 1400, नीचे से गर्जना करेंगे और ऊपर की तरफ गर्जना, तो 1431, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अचलगढ़,
अचलगढ़ की जब बात आती है तो अचल हो गए कौन, कौन हो गई अचल, अचल हो गई तेरी हंसी, तेरी हंसी मतलब 1380। अचलगढ़ कितना 1380। फिर उसके बाद में रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ की बात करते हैं तो रघुनाथ जी 10:55 पर 10:55 पर रघुनाथ जी के मंदिर में हम गए। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। साथ ही इसकी क्रम से अगर आप देखें, ठीक है, तो वो भी याद रख सकते हैं क्या कि गुरु शेर की तरह दिल से जरगा, गुरु शेर की तरह दिल से जरगा, अचल रह गए रघुनाथ। ठीक है, गुरु शेर की तरह दिल से जरगा, अचल रह गए रघुनाथ। ऐसे इसको याद क्रम से रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि ये कहाँ कहाँ है। तो देखो दो ही चीजें ध्यान रखना, जरगा तो उदयपुर में, जरगा कहाँ है उदयपुर, तो मतलब जरगना जो है शेर होने की, और शेर उदयपुर में हुई महाराणा प्रताप जैसे, तो वो कहाँ होंगे उदयपुर में। और दूसरी रघुनाथगढ़ सीकर में, रघुनाथगढ़ कहाँ है सीकर में, और बाकी सारी सिरोही में। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। मिलते हैं कल और भी शानदार टॉपिक के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अरावली के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और रह गए, उनको लेकर के, अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो रह गए उनको और लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।